हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि सोने होते मकान और मोहल्ले, गांव। आप जो भी बिलोंग करते होंगे गांव से अथवा किसी शहर के मोहल्ले से, तो आप अंतर समझते होंगे। अगर आप 25-30 साल के होंगे या इससे बड़े होंगे तो आपको स्पष्ट अनुभव होता होगा। अगर आप 20 साल से छोटे होंगे तो हो सकता है अभी आप इस चीज़ को ना समझ पाएँ, क्योंकि जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर जनरेशन गैप दिखता है। कुछ टाइम के अंतराल में क्या समाज में परिवर्तन होता है वो दिखाने का प्रयास किया गया है एक लेख के माध्यम से। लेख जो है ये बताता है कि आदमी की मेंटलिटी जो है अभी किस तरह से बदल रही है और कैसे वो एक अंधी दौड़ के पीछे भाग रही है, उसका परिणाम क्या है। ये सब चीज़ हम लोग अभी इस लेख में, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और आगे देखेंगे कि क्या इसके लिए उपाय करना चाहिए। तो जो भी चैनल पर हमारे यहाँ पहली बार आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और हमको सपोर्ट करिए, इसको वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। तो चलते हैं इस लेख पर। टाइटल है सोने होते मकान और मोहल्ले। शायद आपने कभी ध्यान से देखा नहीं या फिर आपका गली मोहल्ले से इतना वास्ता नहीं हो सकता है कि आप जिस तरफ से गुजरते हैं, आप इतने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं कि घर से निकले जहाँ जाने को है बस वही ध्यान रहता है, रोड पर दौड़ते भागते चले जाते हैं। सबके पास कार है, बाइक है, साइकिल है, जो भी साधन है बस आगे की ओर दौड़ लगा देते हैं। बीच रास्ते में क्या क्या गली आए, कौन कौन से घर आए, उस घर में कौन कौन रहते हैं, कौन किससे किससे क्या संबंध था हमारा, अभी उनका क्या स्थिति है, अब इन सब से हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। अथवा यही कि हम ध्यान से नहीं देखते हैं। ध्यान से नहीं देखने का कारण हमारा बिजीपन होता है या फिर हमारा जो है एक स्वार्थ होता है कि हम किसी को क्यों देखें, इससे हमको क्या फ़ायदा है। यानी हम सिर्फ फ़ायदे के लिए सब कुछ करने लगे हैं। आप बस तेज़ी से अपनी बाइक या कार से सीधे अपने काम पर निकल लेते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। बस अपने काम से मतलब रखते हैं और किसी से नहीं। इसलिए शायद आपको सोने होते मकानों और मोहल्लों पर नज़र नहीं जा पाती होगी। आपका मेंटलिटी में ये विचार ही नहीं आता। आपके मन में विचार जब आएगा कि थोड़ा सा नज़र फेर लें, अगल अगल क्या हो रहा है, कौन हमको देख रहा है, हमारे सामने कौन है, क्या कर रहा है, तभी तो हम उनको देखेंगे, उस पर गौर फरमाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। या फिर ऐसा होता है कि खुद हम लोग अपने जन्म स्थान को छोड़ करके किसी बड़े शहर में आकर बस गए हैं और ऐसे ही अन्य जगहों से कुछ लोग आकर के एक जगह शहर में एक मोहल्ले बनाकर रहते हैं, बस जाते हैं। तो वहाँ पर एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक बारे में वो नहीं जानने के कारण वो फिर किसी से मतलब नहीं रखता है कि हम उसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, तो हमको उससे क्या मतलब है, क्या लेना देना है। तो इसलिए आपको ये आभास ही नहीं होता कि कब आपके मोहल्ले के मकान जो हैं, आपके पड़ोसी का घर जो है वो सूना हो गया है। हमको पता ही नहीं चलता है। कई महीनों के बाद अगर कोई काम पड़ता है तो हम जाते हैं और देखते हैं कि अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं या रहने वाले लोगों की संख्या घट गई है। उनमें अब जो घर है उसमें कौन बचे रहते हैं, मैक्सिमम केस में बूढ़े माँ बाप बचे रहते हैं, जो बचे नहीं पड़े रहते हैं वस्तुओं की तरह, बस दिन काट रहे हैं, अपने मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर कब धीरे धीरे ऐसे मकानों से मोहल्ले सूने होते चले गए। खैर, कल सुबह उठकर एक बार इसका जायज़ा ज़रूर लीजिएगा। आज जब आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सलाह दिया जाता है कि एक बार
अपने आसपास के घरों का जायज़ा या उसका क्या है स्थिति, इसके बारे में जानकारी ज़रूर लीजिएगा कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे बच्चे हैं, वो क्या उपस्थित है, अपने घर में रह रहा है, और कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। एक बायोडाटा टाइप का जो उस घर के व्यक्तियों का डाटा है वो जानने का प्रयास करिए। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, कल आप एक बार उन गली मोहल्लों से पैदल निकलिएगा। हम गाड़ी से निकलते हैं तो किसी पर ध्यान नहीं जाता है, तो पैदल निकलिए। पैदल निकलने से क्या होगा, हमारी चाल कम होगी और समय ज़्यादा लगेगा जाने में। ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा समय तक हम इधर उधर नज़र दौड़ा पाएंगे। जहाँ से आप अपने बचपन में स्कूल जाते समय या दोस्तों के संग मस्ती करते हुए निकलते थे, जिधर आप बचपन में खेलते थे, उस तरफ एक बार अभी के समय में पैदल निकलिए। देखिएगा आपको बचपन की याद आएगी, उसमें क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, क्या स्थिति था उसका, और आज का क्या कंडीशन है वहाँ, ये जानकारी लेना है, इसका डाटा लेना है। तिरछी नज़रों से, ये भी कह दिया गया है कि तिरछी नज़रों से झांकिए हर घर की ओर, आपको एक चुपचाप सी सुनसानियत मिलेगी। अब सबके घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड से देख भी सकते हैं तिरछे नज़र से, और देखेंगे कि जिस घर में चहलकदमी होता था, गहमा गहमी रहता था, भीड़ भाड़ रहता था, एक दूसरे के साथ खेलते कूदते, व्यंग करते, बातें करते, परिवार के सभी सदस्य रहते थे, आज आपको वहाँ पर सुनापन दिखेगा। न कोई आवाज़, न कोई शोर, बस किसी किसी घर के बाहर या खिड़की में आते जाते लोगों को ताकते बूढ़े ज़रूर मिल जाएंगे आपको उस घर में। यानी घर अब सिर्फ बूढ़ों का रह गया है, या फिर कहिए कि उस घर से मोह सिर्फ बूढ़ों को रह गया है जो उस घर को बनाए हैं। उनको उस घर से विशेष लगाव होता है, उस घर को वो छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो वहाँ रहते हैं, और फिर वो अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे का उस घर से कोई लगाव नहीं रहता है। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे अब छोड़कर चले गए अपने ज़िंदगी की ओर, माँ बाप को भूल गए, ये भी हो सकता है। आखिर इन सुने होते घरों और खाली होते मोहल्लों के कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर चलते हैं। तो कहा गया कि भौतिकवादी युग में आज का जो समय है वो भौतिकवादी है। भौतिक सुख सुविधा के उपभोग करने के हम आदी होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिल जाए हमको। उस सुख को पाने के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं। यही युग भौतिकवादी युग कहलाता है। इसमें हर व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे बेहतर से बेहतर पढ़ें। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उसको ऐसा महसूस कराने लगते हैं, आस पड़ोस के लोग, जान पहचान के लोग, कि छोटे शहर या कस्बे में जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ने से उनके बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा। आप भी सुने होंगे, आपके ही बच्चे होंगे घर में कोई भी, तो लोग कहते आपको सुने दिखाई पड़ जाएंगे, ज़रूर सुने होंगे, कहेंगे बच्चे को घर पर ही रखते हो, क्या बच्चे को पढ़ाना नहीं है, क्या उसको बर्बाद करना है, मूर्ख रखना है, घर पर रहकर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उसको अगर अच्छा करियर देना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो तो बाहर भेजो। सब लोग मुफ्त की ये सलाह देने लगते हैं आजकल। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है आजकल बस यहीं से बच्चे निकलते हैं और जाते हैं बड़े बड़े हॉस्टलों में, क्योंकि वहाँ पर यही विश्वास होता है कि बड़े शहरों में, बड़े हॉस्टलों में बच्चे जब डाले जाते हैं तो वो बच्चे पढ़ते हैं, सफल होते हैं और जीवन में कामयाब होते हैं, कुछ करते हैं। और जो बच्चे
घर पर रहते हैं वो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और वो बच्चे ज़िंदगी में बर्बाद हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने मन से बना लिया गया है या इसके पीछे कोई राज है, किसी का षड्यंत्र है, ये तो रिसर्च करने पर ही पता चलेगा। अब भले ही दिल्ली और उस छोटे शहर में उसी क्लास का सिलेबस और किताबें वही हो, मगर मानसिक दबाव सा लगता आ जाता है कि बड़े शहर में पढ़ने भेजने का। कहा गया है कि इंटरनेट का ज़माना है, दिल्ली में जाकर के बच्चे जिस किताब को पढ़ेंगे आज के समय में वही किताब, वही सिलेबस, उसी तरह के पढ़ाने वाले टेक्निक जानने वाले टीचर गांव में भी, छोटे शहरों में भी उपलब्ध हैं। छोटे शहर के स्कूलों में भी वही किताबें पढ़ाई जा रही है जो बड़े शहरों में पढ़ाई जाती है। तो सिलेबस में अंतर नहीं है, टीचर में भी टीचर जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उसी तरह के टीचर यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, वही ढंग है, ढंग भी एक ही है। फिर भी विश्वास नहीं होता है कि यहाँ का पढ़ाई और वहाँ का पढ़ाई में एक समानता है और इसी कारण से बच्चे को बाहर भेजते हैं। मानसिक एक मन पर दबाव सा रहता है कि नहीं, बच्चे के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कि हम पैसे की कंजूसी के कारण बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं और घर से वो बाहर कर देते हैं। अब हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी मुश्किल से 1% बच्चे, 100 बच्चे अगर बाहर घर से निकल कर पढ़ने गए तो 1% बच्चे उसमें से IIT, PMT या क्लैट वगैरह में निकल पाते हैं। 100 बच्चे में मात्र 1% बच्चे सफल होते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है, उस 1% का ही इतना बड़ा ब्रांडिंग होता है, इतना बड़ा उसका नाम बताया जाता है कि लोग ललायत हो जाते हैं उसी लाइफ को जीने के लिए, वहीं पर बच्चे को भेजने के लिए। यही बताया गया है कि 1% लोग सफल होते हैं और फिर वही माँ बाप बाकी बच्चों का पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं। उतना पढ़ाने के बाद भी जब बच्चे नहीं सफल हो पाते हैं तो उसको अच्छे जगह पर एडमिशन कराते हैं और कैसे कराते हैं, तो डोनेशन पर, पैसे के बल पर। उसके लिए भी पैसे का इंतज़ाम कुछ भी तरीका हो सकता है उसको करने के लिए। गरीब है तो वो घर ही ज़मीन बेचेगा ना, ताकि वो बच्चे को पढ़ा सके। 4 साल बाहर पढ़ते पढ़ते जो बच्चे हैं वो बड़े शहरों के माहौल में रच बस जाते हैं। बच्चे गांव से निकले, गार्जियन जो है माता पिता उसको भेजे बाहर पढ़ने के लिए, ताकि पढ़ करके फिर वो गार्जियन का, माता पिता का सहारा बने। जब भेजा जाता है तो बच्चे का मेंटलिटी घर में बसा होता है, घर के माहौल में ढला होता है और घर के रिश्ते को समझता है। लेकिन जब वो बाहर पढ़ने चला जाता है और वहाँ के माहौल में रहकर 4 साल की वो पढ़ाई करता है तो उसकी मेंटलिटी में चेंज हो जाता है। वो घर को भूल जाता है, उसे बस शहर ही याद रहता है और शहर के लोग, शहर के कल्चर उसको ही वो सही और विश्वसनीय मानने लगता है। उसी पर वो जीने को आदी हो जाता है, वहीं पर वो भविष्य भी देखने लगता है। यही कहा गया है कि वो वहीं पर रच बस जाते हैं, इसका यही अर्थ है। और फिर वो वहीं नौकरी भी ढूंढ लेते हैं, चाहे वो नौकरी परमानेंट हो अथवा टेम्प्रोरी नौकरी ही क्यों ना हो। अब उसको शहर छोड़ने में डर लगता है, शहर का उसको मोह हो जाता है और फिर वो गांव जाना नहीं चाहता है। गांव से एक तरह से कहिए कि मोह भंग हो गया और शहर से प्रेम हो गया और शहर में ही वो रहने के लिए अब चाहे तकलीफ़ भी हो, उतनी कमाई नहीं भी हो, या फिर ऐसी फीलिंग भी होती है कि लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ा और फिर लौटकर गांव आ गया। तो इस बात से, इस ताने को सुनने से वो बचते हैं और इसके लिए वो शहर में ही कुछ न कुछ उपाय करते हैं रहने का। अब त्योहारों पर घर आते हैं माँ बाप के पास, क्योंकि माँ बाप अभी भी घर में है, गांव में है, जो उनको भेजे। लेकिन बच्चे उस इंतज़ार में
रहते हैं पिता कि बच्चे हमारे इस तरह से सेवा करेंगे जैसे हमने इसका ख्याल किया है, वो भी हमारा ख्याल करेगा, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। पर्व त्यौहार में साल भर में एक बार 2 बार गए, ड्यूटी समझ लिया, कुछ पैसे दे दिए, कुछ मिठाई दे दिए, कुछ कपड़े दे दिए, बस ड्यूटी पूरा हो गया। लेकिन सच में ये ड्यूटी पूरा नहीं होता है, क्योंकि जितना किया गया रिटर्निंग उससे बहुत ही कम मिला। जो उम्मीद था उम्मीद पर खरा नहीं उतरा गया। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं, झूठ मूठ की बड़ाई करते हैं, क्या कहते हैं, बहानेबाजी करके बड़ाई करते हैं ताकि हमारा भी सर नीचा ना हो। हमारे बच्चों की बुराई होगी तो हमारा भी बुराई होगा। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं, सबको डिंग मारते हैं, मेरा बेटा तो इतना लाख कमाता है, इस पैकेज पर है। कोई कहते हैं मेरे बेटे को 10 लाख के पैकेज पर नौकरी मिल गया है, 12 लाख के पैकेज पर नौकरी मिला है। तो 12 लाख पैकेज का मतलब है कि 12 महीने में, साल में 12 लाख मिलेगा, पर मंथ 1 लाख रुपये का पैकेज मिला है। ये सबको बताते हैं ताकि लोग को ये अनुभव हो, लोगों को ये लगे कि इन बेचारे माँ बाप ने अपने बच्चे को जब इतना मेहनत से पढ़ाया, इसको पैसे का जो भी ज़रूरत था वो जहाँ से भी हो सका, ज़मीन बेच कर भी या किसी भी माध्यम से उसको पूरा किया, और वो बच्चा आज सफल हुआ है, पैकेज पर नियुक्त हुआ है किसी अच्छे कंपनी में या अच्छा जॉब में, जिस कारण से उसको अच्छा अर्निंग अब होने लगा है। लेकिन वो पैसा रिटर्न होकर कहाँ जाता है? वो सिर्फ बेटे के पास रहता है या माँ बाप तक भी पहुँचता है। तो ये बात इंटरनल कुछ और होता है, लेकिन लोगों को कुछ और बताया जाता है। लोगों को बताया जाता है इतना पैसा कमाया जा रहा है, इतने बड़े पैकेज पर पहुंचा दिए हैं और प्रोग्रेस करेगा। इसके अलावे भी कुछ झूठ सच भी बोलते हैं, उसकी बुराई को नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ये भी कहानी, चूँकि ये दिल से बड़ाई नहीं होता है, क्योंकि उसका रिटर्निंग माँ बाप तक नहीं पहुंचता है, इसलिए वो बड़ाई को अच्छा समय तक नहीं समझ पाता है, ज़्यादा समय तक टिका नहीं पाता है, लोगों के बीच ज़्यादा समय तक झूठ नहीं रख पाता है। 2-3 साल तक लोगों को बताते हैं, 1 साल 2 साल और फिर कुछ साल बीत गए, माँ बाप हो गए बूढ़े और बच्चों को ने क्या किया, लोन लेकर बड़े शहरों में ज़मीन लिया, घर बनाया, अथवा बने बनाया घर, फ्लैट ले लिया, और फ्लैट लेके अब वो वहीं बस गया। अब लोन लिया है तो लोन को चुकाने के लिए EMI पे करना पड़ता है पर मंथ। तो जो कमाई हो रही है उसका अधिकांश भाग लोन चुकाने में ही चला जाता है, तो पैसा बचता नहीं है। तो अब वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है। जब वो खुद ही अपने लाइफ को किसी तरह जी रहा है तो फिर अन्य का वो सहारा कैसे बनेगा? ना वो माँ बाप को देख पाता है, न किसी अन्य को। तो फिर अब अपना फ्लैट तो उनका तैयार हो जाता है, तो त्योहारों पर भी जो पर्व त्यौहार में घर आता था अब वो भी आना बंद, क्योंकि भाई पर्व त्यौहार तो घर में मनाया जाता है। बेटे ने अपना घर फ्लैट लेके शहर में बना लिया तो वो तो अपने घर में ना पर्व त्यौहार मनाएगा। पहले क्या था, उसका घर गांव में था, गांव में घर होने के कारण वो माँ बाप के पास त्यौहार मनाता था। अब उसका अपना फ्लैट है, अपना घर है, तो वो फ्लैट में ही पर्व त्यौहार मनाता है। इससे क्या हुआ कि माँ बाप गांव में, बेटे शहर में टिक गए, दोनों के बीच दूरी हो गई। अब वो पर्व त्यौहार में भी नहीं आ पाता है, माँ बाप को नहीं मिल पाता है, और डे में तो ड्यूटी पर रहता है, उसमें तो समय का कोई सवाल ही नहीं है कि छुट्टी मिले, इसलिए वो अब फिर उसमें भी नहीं जा पाते हैं। सिर्फ अब क्या होगा, कोई जरूरी शादी विवाह होगा अथवा कोई और विशेष काम होगा तब आएगा। अब शादी विवाह भी तो घर पर नहीं होने लगे, इतने लोग लाना है, क्या क्या व्यवस्था करना है, कौन करेगा, इन सब बातों को सोच करके आज मैरिज हॉल का प्रचलन हो गया है, उसको बुक कर लिया जाता है। मैरिज हॉल में सारा टेंट वगैरह का काम होता है,
चाहे कैटरिंग वगैरह का काम है, सारा काम वहाँ पर पैसे के बल पर मिल जाता है। किसी आदमी को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा सिस्टम भाड़े पर चलता है। तो अब जो घर आने का एक उम्मीद था कि शादी विवाह में घर आएगा, अब वो भी उम्मीद ख़त्म हो गया। पहले तो रहता ही था घर में, साथ पढ़ने लिखने के बाद पर्व त्यौहार में आता था, पर्व त्यौहार में भी अब आना बंद हो गया। अब आ गया शादी ब्याह का वक्त, शादी विवाह में भी अब मैरिज हॉल में जाने लगा, तो घर आना मुश्किल हो गया। फिर जो है शादी विवाह में भी कोई मोहल्ले वाले पूछ लेता था कि भाई अब कम आते जाते हो। तो छोटे शहर, छोटे माहौल और छोटे बच्चों की पढ़ाई का उड़ाना देकर बोल देते हैं कि अब यहाँ रखा ही क्या है जो घर में आए हम। खैर बेटे बहुओं के साथ में फ्लैट में शहर में रहने लगे हैं। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती नहीं कि बूढ़े खांसते बीमार माँ बाप को वहाँ पर रखा जाए। अगर उनको रखते हैं तो फिर बच्चों को परेशानी होती है, बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए या पैतृक मकानों में। माँ बाप के लिए जगह ही नहीं होता है फ्लैट में उतना कि उनको लाया जा सके, इसलिए उनको उनके ही घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो पैतृक गांव में होता है। कोई बच्चा बागवान पिक्चर की तरह माँ बाप को आधा आधा रखने का भी अब तैयार नहीं होता है कि एक व्यक्ति को भी रखें। अब साहब घर जो है खाली खाली हो गया, क्योंकि दो ही व्यक्ति वहाँ पर है। मकान खाली खाली रहने लगा और धीरे धीरे ऐसा ही हर घर की स्थिति हो गई और फिर धीरे धीरे मोहल्ला खाली होने लगा। अब ऐसे में छोटे शहरों में जो कुकुरमुत्तों की तरह उग आए प्रॉपर्टी डीलरों की गिद्ध जैसी निगाहें जो है इन खाली होते मकानों पर पड़ती है। जिस तरह से शहरों पर जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं और ख़रीदते बेचते कम हैं, बेचवाते ज़्यादा हैं। इनके पास ज़मीन है, इनको ज़मीन चाहिए, इनको नहीं मिलाना है, खुद बीच में आ जाना है रुकावट। इसको कहना है 5 लाख में ज़मीन, हम कितना ज़मीन का दाम है 5 लाख, ठीक है 5 लाख में हम ले लिए तुम्हारा। यहाँ पर बेच रहा है 10 लाख में, 5 लाख अपना पॉकेट में। ज़मीन इसका, पैसा इसका, ख़रीदा कोई और, ख़रीदने वाला कोई और, बेचने वाला कोई और, मीडिएटर पैसा ले रहा है। ये मीडिएटर जो है यही प्रॉपर्टी डीलर होता है। ये पैसे को, दूसरे के पैसे को अपना बना लेते हैं आसानी से, और इनकी नज़र जो है उस वैसे बंदों को खोजने पर लगा रहता है, इसलिए इनके नज़र को गिद्ध दृष्टि कहा गया। गिद्ध का क्या लक्षण है कि वो बहुत ही ऊंचे आसमान से भी ज़मीन पर पड़े लाश को, मुर्दा को पहचान लेता है, देख लेता है। इसी तरह से ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़रूरतमंद व्यक्तियों में पहचान लेते हैं कि किनको प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है। एक का दो करके उनको सस्ती ज़मीन महंगे में बेचकर खुद लाभ कमा लेता है। तो वो सब यहाँ पर शहर में होता है, लेकिन वही प्रॉपर्टी डीलर का कंपटीशन जब बढ़ता है तो वो उस गांव में पहुंचता है और गांव में भी देख रहा है कि अब खाली मकान पड़े रहने लगे हैं, रहने वाले कम और ज़्यादा जगह है। तो ऐसे में उस जगहों को भी विकसित करने के लिए कुछ प्लानिंग होता है और मजबूर माँ बाप को वो कुछ लोभ दे करके उनके घर को या तो खाली करा देते हैं, खरीद लेते हैं, या भगा देते हैं, या मार देते हैं। कई तरह के क्राइम भी वहाँ पर होने लगा है। यही बात यहाँ रखने की कोशिश की गई है कि खाली होते मकानों पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो वो इन बच्चों को घुमा फिरा कर उनके मकान के रेट समझाने शुरू करते हैं कि आपका घर, आप तो शहर में रहने लगे भाई साहब, आप तो यहाँ फ्लैट में हैं, आपको गांव जाने का तो फुर्सत है नहीं। तो गांव में जो फालतू आपका मकान पड़ा है उसका रेट तो अभी 1 लाख 2 लाख 3 लाख चल रहा है वहाँ पर आसपास में। आप कहिए तो आपको थोड़ा सा बढ़ा करके रेट हम दिलवा दें, 4 लाख 5 लाख में आपको दिलवा देते हैं। बच्चे को भी लोभ हो जाता है, अगल बगल में 2-3 ही चल रहा है, हमको 5 दे रहा है तो फ़ायदे का ही सौदा है।
तो वो फिर बेचने का एक दिन मन बना लेते हैं। पहले से कहते हैं नहीं बेचेंगे नहीं, हमारा गर्व है, गौरव है, हम वहाँ पर रहे हैं, पले बड़े हैं, जन्म स्थान है, नहीं बेचेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद उनके मन में भी लोभ आ जाता है। तो उनको इस तरह का गणित समझाया जाता है कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का जो आप लोन चला रहे हैं 5 साल 10 साल के लिए, जो आप तबाही झेल रहे हैं, घर चलाने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। कैसे? तो गांव के घर को, ज़मीन को बेच करके। तो ये चीज़ वो समझाते हैं कि आपको फ़ायदा का ये सौदा है, आप ऐसा ही करिए कि घर का सब कुछ बेच करके लोन चुका दीजिए और मगन रहिए, फ्री हो जाइए। एक प्लॉट भी लिया जा सकता है, वो तो इतना तक समझाते हैं कि लोन तो चुकता आपका हो ही जाएगा, एक ज़मीन भी आप एक प्लॉट खरीद सकते हैं, इतना पैसा आपको हम दिला देंगे। ये प्रॉपर्टी डीलर सबसे ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं कि छोटे शहरों में रखा ही क्या है, बड़े शहर चलिए। साथ ही ये मुस्लिम लोगों को या किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों में मार्केट, गोदामों का सुनहरा भविष्य दिखाने लगते हैं। ये तो जो जिसका ज़मीन है उसको कहेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, छोटे शहर हैं, क्या फ़ायदा आपको, यहाँ पे बेकार पड़ा हुआ है। और जब वो खरीद लेते हैं तो फिर अन्य व्यापारी वर्ग के लोगों को, जिनको जगह की, ज़मीन की दुकान करने के लिए, मार्केट करने के लिए आवश्यकता होती है, वो उनको कहते हैं कि ये जगह बहुत उपयोगी है। मतलब जिस खरीदने के समय कहा था ये कूड़ा चीज़ है, ख़राब चीज़ है, कम में दे दो, और अब जब इसको मार्केटिंग करना है तो दाम बढ़ा करके बेचता है फिर, और इस बीच में वो पैसा बना लेता है, कमा लेता है। तो यही बात है कि वहाँ सुनहरा भविष्य दिखाते हैं कि आप यहाँ 10 दुकान खोल लेंगे, यहाँ मार्केट हो जाएगा, फिर सबकी कमाई बढ़ जाएगी। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े शहर में रहकर आराम से मज़ा लेने के सपने दिखाकर मकान बेचने को तैयार कर लेते हैं। मतलब इधर ग्राहक फिट भी कर लिया, उधर बेटे को फुसला लिया कि तुम्हारा अच्छा रेट हम दिला देंगे, और माँ बाप को भी घर से खाली करा देता है। कैसे? कि जाओ बेटे के साथ रहना है ना, बुढ़ारी पर मज़े लो वहाँ पर। वो भी हट गया, कोई रुकावट नहीं, ज़मीन आसानी से बिक्री हो जाता है, सेल हो जाता है और कमाई भी हो जाता है। अब है कि आप खुद अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नज़र रखते हैं। आपके मन में भी अगर होगा आसपास में इस तरह खाली मकान, तो आप भी सोचते होंगे खाली जगह होगा तो हम सबके मन में भी बात आता है कि काश ये खाली जगह हमारी हो जाती। इसी विचारधारा को यहाँ पर लोग कैसे भुनाते हैं देखते हैं, और कहते हैं कि जैसे ये ऐसे होते हैं हमारे विचार मन में कि, और ख़रीद कर डालते हैं कि कब मार्केट बनाएंगे या गोदाम। इसमें जो है, जबकि आपका खुद का बेटा छोड़ करके पूना की आईटी कंपनी में काम कर रहा है, हमारे पड़ोसी के घर में इस तरह की घटना हो रही है, बेटा बाहर चला गया और बेटे को अब तो सपना दिखाया गया, बाप माँ को जो है हटा करके, समझा करके, बुझा करके मज़े लेने के लिए बेटे के पास भेज दिया। यहाँ पर कब्जा करने की बात हो गई। हम भी कब्जा करने में शामिल होते हैं और अपनी बात को भूल जाते हैं कि हम भी तो अपने बेटे को आज हम पढ़ने भेज रहे हैं बाहर, या पढ़ रहा है, तो कल हमारे साथ भी इसी तरह से होगा, हमारे घर को भी ये दलाल इसी तरह से लूटेगा। ये हम भूल जाते हैं, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप खुद भी इसमें सांप नहीं बस पाएंगे, ये ख्याल नहीं आता है कि आज हम जो बना रहे हैं हम भी इसमें नहीं रह पाएंगे, ये सोच ही नहीं पाता। उसको लगता है कि सब चला जाएगा, सब भाग गया, फ़ायदा तो हम उठा लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, वो नियम सब पर लागू होता है। हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी के बच्चे बाहर निकल गए हैं, वहीं बड़े शहर में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो आप वापस नहीं आएंगे। कहाँ नहीं? गांव नहीं आएंगे अब वापस। गांव से जो निकल गया एक बार, वो निकल गया, फिर गांव उसको लौटने में बहुत मुश्किल है, एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। छोटे शहर में रखा ही क्या है, ये विचार बन जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। अगर कहेंगे कि क्या है शहर में जो गांव में नहीं है, तो कहेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हॉबी क्लासेज नहीं है, हमारी क्या पसंद है वैसा सीखने का वहाँ आइटम्स नहीं है।
आईआईटी पीएमटी की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है साहब। आखिर इनके बिना जीवन कैसे चलेगा, ये सोच करके कहा जाता है कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा जीवन चलने वाला नहीं है, इसलिए हम गांव अब नहीं जाएंगे। पर कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठाकर देखिएगा, जो भी ऐसा सोचते हैं उनको कहा जा रहा है कि आप एक बार जो टॉप क्लास का सबसे टफ एग्ज़ाम इंडिया में होता है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसका जो है कहा गया कि रिज़ल्ट उठाकर देखिए। हर साल एग्ज़ाम होता है, हर साल विद्यार्थी 3 एग्ज़ाम पास करके पास आउट होते हैं और आईएएस अफसर बनते हैं। आईएएस आईएफएस सारे वो जो उच्च अधिकारी वर्ग के हैं लोग, वो इसी पद को पद पर पहुंचने के लिए इसी परीक्षा से पास होकर के निकलते हैं। तो कहा गया है कि इस परीक्षा का जो रिज़ल्ट है, तो वैसे विद्यार्थियों का रिज़ल्ट देखिए और पता करिए कि ऐसे जो रिज़ल्ट में सफल हुए हैं, कौन सफल हुए हैं। क्या पैसे वाले के लड़के सफल हुए हैं या गरीब बच्चे? अभाव में जो पढ़ रहे थे वो सफल हुए हैं, जो सुख सुविधा संपन्न माहौल में पढ़े हैं वो सफल हुए हैं। ये बात यहाँ पर कहा गया है कि आप इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। जब अध्ययन करिएगा तो आपके मन का जो वहम है वो मिट जाएगा। बस एक मन का वहम है कि बड़े शहरों में पढ़कर हम अच्छा कर सकते हैं, छोटे शहरों में घरों में रहकर हम नहीं पढ़ पाते हैं। बस मन में एक भ्रम है, वहम है, डर है। मेरे जैसे लोगों के मन के किसी कोने में होता है कि भले ही कहीं फ्लैट खरीद लो, मगर रहो अपने उसी छोटे शहर के अपने लोगों के बीच में। पर जैसे ही मन की बात करते हैं या रखते हैं, तो बुद्धिजीवी अभिजात जो पड़ोसी है, जो बहुत ही बुद्धिमान होता है हमारा पड़ोसी, बार बार सलाह देता है, वैसे पड़ोसी समझाने आ जाते हैं कि अरे बावले हो गए हो, पागल हो गए हो का, यहाँ बसोगे, यहाँ क्या रखा है। वो भी गिद्ध की तरह मकान बेचने का या बिकने का आपका इंतज़ार करते हैं कि कब ये पागला आ जाए और ज़मीन बेचने के लिए मूर्ख बन जाए, हमको बेच दे। इसलिए वो इस तरह की बात, नेगेटिव बातें आपको कहेंगे, सुनाएंगे और सोचेंगे कि किसी तरह से ये ज़मीन बेच के चले जाए यहाँ से, या ज़मीन बेचे भी तो हम ही को ज़मीन दे। मैन उनको अपना ये लोभ रहता है, क्योंकि सीधे मुंह तो वो कह नहीं सकते हैं कि अपना ज़मीन बेच करके तुम चले जाओ यहाँ से। बाद में भले दिक्कत होता हो, लेकिन वो खरीदने के ताक में रहता है। बेचने वाला फूल के ऐसा हो जाता है बड़ाई सुन करके कि अब वो सोचता है कि बेचकर हम मुक्त हो जाएंगे, बाहर में हम आलीशान ज़िंदगी जिएंगे, और झूठी कल्पना में, झूठी दुनिया में वो खो जाते हैं। तो इस तरह से है कि अब ये मॉल, ये बड़े स्कूल, ये बड़े टावर वाले जो मकान बन रहे हैं, सिर्फ इनसे तो ज़िंदगी नहीं चलती है। हमारे आसपास कई सारी घटनाएं ऐसी है जो इन सब सुख सुविधाओं से, इन बिल्डिंगों से अनजान होते हैं। ये अपने आप छोटे शहरों या कस्बों में मिल सकते हैं, आपको ऐसा जगह दिखेगा। फ्लैटों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में ये नहीं दिखेगा। कोलकाता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, में देखा होगा आपने कि वहाँ सब यात्रा 4 कंधों पर नहीं होता है। कोई मर जाता है तो मुर्दे को ढोने के लिए गांव में 4 कंधे की आवश्यकता पड़ती है। 4 अलग अलग व्यक्ति आते हैं, अपने घर में 4 नहीं होते हैं, तो पड़ोसी के लोग आते हैं कंधा देने के लिए। तो वहाँ पर 4 व्यक्ति मिल जाते हैं आपको। लेकिन जब आप एक खुली गाड़ी में पीछे से शीशे की केबिन होती है, ऐसे में लाश ले जाते हुए शहर में देखेंगे, सीधे श्मशान जाते हुए, तो वहाँ पर देखेंगे आपको कि 1-2 रिश्तेदार बचे हैं, कोई नहीं आया। शहर की ये स्थिति है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो भी शहर में रह रहे हैं मैक्सिमम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो उनके सब यात्रा में, अंतिम यात्रा में कौन जाएगा, किनको रोना आएगा? उनको मरते हुए देखकर किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगा, इसलिए उस तकलीफ़ की घड़ी में कभी कोई शामिल नहीं होना चाहता है। तो ये चीज़ शहर और गांव में अंतर हो गया है।
एक दो रिश्तेदार जो घर के ही होते होंगे या पर्सनल बेटा पुतहु हो, बेटी दामाद हो, इस तरह के जो रिश्ते जो क्लोज रिलेशन वाले होते हैं, मामा हो, भाई हो, उतना ही तक रहते हैं। और समाज के अन्य भाग से, जो अपने परिवार से अलग समाज के भाग हैं, अंग हैं, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है। भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सुने होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की नज़र से मत देखिए। ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है। उस बिल्डिंग से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। जब व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, बनाते हैं, और बच्चे जब खेलते हैं तो एक एक दीवार, एक एक जख्म, एक एक जो वहाँ पर फर्नीचर है, सब चीज़ याद रखते हैं कि कब कहाँ गिरे, कब कहाँ हंसे, कब कहाँ खेले। तो मेमोरी में उसको हमेशा लोग ज़िंदा रखते हैं। इसलिए वो सिर्फ एक घर नहीं है, मिट्टी हो, पत्थर हो, गिट्टी हो, सीमेंट हो, बालू हो, सिर्फ इसका घर नहीं है, वो भावनाओं का घर है, वो प्रेम का घर है, यादों का घर है। तो ये चीज़ खाली होते मकान को के बारे में समझना चाहिए। ये सुने होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की नज़र से मत देखिए, ये सलाह दिया गया है, बल्कि जीवन की खेती जीवंतता की नज़र से देखिए। जीवंत होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होकर खुश में होना चाहिए, और उससे किसी ज़मीन के किसी टुकड़े से विशेष लगाव नहीं होने चाहिए कि ये हमारा है, ये किसी और का है, ये दुश्मन का है, ये मेरे दोस्त का है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं, इसके लिए आज समझने की ज़रूरत है। आज गांव सुने हो चुके हैं, शहर कराह रहे हैं, सोने घर आज भी राह देखते हैं, बंद दरवाजे बुलाते हैं कि कोई आओ इस दरवाजे से। आज कोई नहीं आ रहा है, पर कोई आता नहीं है। भूपेन हजारिका का एक गीत है, कहा जाता है कि गली के मोड़ पे सोना सा कोई दरवाज़ा, तरसती आँखों से रास्ता किसी को देखेगा। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। ये गीत है। समझाइए, बसाइए लोगों को छोटे शहरों और जन्म स्थानों के प्रति मोह जगाइए, प्रेम जगाइए, अपने घर की ओर ध्यान रखने के लिए प्रेरित करिए कि कोई भी हो, अपना घर नहीं भूलना चाहिए। उनसे जुड़ाव महसूस हमेशा करते रहने चाहिए। उनके लिए समय जब भी मिले निकालना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग इस कहानी को अभी लगता है कि समझ लिए हैं। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे का भविष्य चाहे कहीं हो, बड़े शहरों की ओर ही झुका होता है, लेकिन वो चीज़ घर से ही शुरू होता है। घर चाहे शहर में हो या गांव में हो, लेकिन वो प्रेम गांव में ही होता है। हम सब भी ये अनुभव करते हैं, क्योंकि जितने भी अभी के समय में आप देखेंगे, हर समय वर्तमान में जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, उच्च स्तर पर जो पहुँचे हुए लोग होते हैं, उनके जीवन को जब आप देखेंगे, उनके लाइफ स्टडी को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो देखेंगे और पाएंगे कि वो स्ट्रगल में जिए थे। उन्होंने संघर्ष किया था पढ़ने के लिए और कुछ पाने के लिए, तभी वो आज सफल हो पाए हैं। चाहे वो कितने बड़े आप बिजनेसमैन के ले लीजिए, जो महान हस्ती हुए हैं, उनके बारे में ले लीजिए। कुछ ही ऐसे हैं जो किसी के परिवार के संपत्ति पर ऐश किए हैं और बढ़े हैं। मैक्सिमम लोग अपने गरीबी में ही बढ़े हैं, अभाव में ही वो एक भाव खोजते हैं और प्रभाव डालते हैं। कुछ नया खोज, कुछ नई आविष्कार तभी होती है जब उन चीज़ों की कमी होती है। तो कमी में भी जीना सीखना ये मानवता है, और मानवता में उच्च विकास की संभावना को बनाने का काम वो अभाव ही कराती है। तो अभाव जो है एक खोज की एक सीढ़ी है, आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में नई प्रेरणा पाने के लिए कि हम कैसे उच्चतम शिखर तक जाएं, इसके लिए एक
प्रेरणाकारी वो सीढ़ी है जिस पर कदम रखते ही हम ऊपर की ओर जाने लगते हैं। नहीं तो हमारे पास जो सुख सुविधा के साधन हैं, चाहे वो एसी हो, मोटे गद्दे हों या अच्छे अच्छे मलाईदार खाना हो, सब हमारे पैरों में जंजीर की तरफ होते हैं, सब रुकावट डालते हैं। और रुकावट किस लिए कि आगे मत बढ़ो, इसी उपभोग में, भौतिक वस्तुओं के उपभोग में डूबे रहो, डूब के मस्त हो जाओ और बर्बाद हो जाओ। तो ये सब चीज़ हमको समझने की आवश्यकता है। जो भी हम खुद समझ सकें, हमारे बच्चे को समझाएं या जहाँ तक प्रेरणा हो सके अन्य लोगों को बताने की कोशिश करनी चाहिए। एक प्रयास तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो रहने वाले होते हैं वो हमसे नहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ज़्यादा विद्वान होते हैं, क्योंकि वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रयास हम भी कर लेते हैं कि हम भी कुछ समझा सकते हैं, हम भी कुछ बता सकते हैं। अब देखते हैं कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है, पड़ता है, अथवा हमारा प्रभाव उन पर पड़ता है। तो विचारों के मत लड़ाई में किसका विचार जीत पाता है, ये तय भविष्य करेगा। इसी के साथ हम लोग भविष्य पर छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य विचार के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।